हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग राजस्थान बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मैथमेटिक्स क्लास 10th। इस मॉडल पेपर को करने के बाद आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन आने वाले हैं, और कॉपी पेन लेकर के बैठना है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से ही, टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि ऑलरेडी मॉडल पेपर काफी बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट मुद्दे की बात पे शुरू कर देते हैं। सबसे पहला है परिमेय संख्या। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ना, अपन हिंदी में पढ़ रहे हैं सिंपल में। परिमेय संख्या 129 बटे 2 की घात 5, 5 की घात 7, 5 की घात 7 दो बार आ गया, शायद ये 7 की घात 5 होगा। ये मिसप्रिंट हो गया है जहां तक मुझे अंदाजा है, क्योंकि बुक में अपने ये क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से ये मिसप्रिंट है। अगर ये मिसप्रिंट नहीं होता, अब यहां पर क्या है कि एक पंगा हो गया अगर ये मिसप्रिंट नहीं होता तो ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, लेकिन ये क्योंकि मिसप्रिंट है तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। वैसे मतलब अगर ये दो तरह के क्वेश्चन में लिखता हूं, 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 दो बार लिख दिया। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये शांत दशमलव प्रसार है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो। लेकिन मेरे हिसाब से ये मिसप्रिंट है, ये होना चाहिए था, मतलब बुक में अपने ऐसा लिखा हुआ है। बुक के हिसाब से अगर देखें तो वहां लिखा हुआ है 129 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, तो ये हो जाएगा अशांत। कैसे पहचानते हैं हम लोग? जब इस तरह से सिस्टमेटिकली लिखा रहता है अंश और हर में, तो हम देखते हैं हर में जो चीज लिखी है उसके अभाज्य गुणनखंड जो हैं, वो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं। अगर उन अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 हैं, जैसे यहां पर 2 है 5 है, ये भी 5 ही है, तो 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है, इसका मतलब वो शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और भी है, जैसा कि यहां पर आ रहा है 7 जिसकी पावर 5 है, तो 2 और 5 के अलावा कुछ और भी है, तो फिर वो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा ध्यान रखना है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मिसप्रिंट होते हैं मॉडल पेपर्स में, बहुत सारे मिसप्रिंट्स भी आते हैं। आप आगे भी कुछ कुछ मिसप्रिंट्स और मिलेंगे तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल फैसला आपके सामने है। जो भी आप टिक करना चाहो क्वेश्चन के हिसाब से करना ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट। सेकंड है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। ये द्विघात है, दो घात है, इसमें अधिकतम दो घात है, द्विघात है, इसमें अधिकतम दो घात है, द्विघात है, ये द्विघात नहीं है। तो क्या आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, द। नेक्स्ट, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। दो समीकरण दे रखे हैं, x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। बहुत आसान है ये, इसमें कुछ है नहीं। जैसे x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर में 2, दोनों को विलोपन विधि से हल कर दो, जोड़ दो, उससे काम हो जाएगा आपका। जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई, एक्स और एक्स मिलकर के 2x हो जाएगा, और 4 और 2 मिलकर के 6 हो जाएगा। तो x का मान 6/2 माने 3 आ जाएगा। x का मान हमारा 3 आ गया। x का मान 3 आ गया तो y का मान कितना आएगा? देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, x का मान 3 रख दो यहां, x का मान 3 रखा तो y का मान आ गया 1। तो 3 और 1 ये है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजीली कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसने बोला समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 डॉट 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 इस तरह से चल रही है, इसका प्रथम पद और सारवंतर क्या है? प्रथम पद दिख रहा है साफ साफ 4 है, सारवंतर दिख रहा है 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आ रहा है, तो प्रथम पद 4 सारवंतर 6, प्रथम पद 4 सारवंतर 6, बी ऑप्शन ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 4,6। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। अगर त्रिज्या आपको दे रखी है वृत्त की, तो व्यास तो त्रिज्या का जस्ट डबल होता है, त्रिज्या को डबल कर देंगे, व्यास बन जाएगा। 3.5 का डबल होता है 7 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया वापस से इसमें भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा? ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें -3,5 को, तो ये तो x है, ये y है, यहां -x होता है और यहां पर -yx होता है। x ऋणात्मक है, माइनस का 3 और y है 5, यहां पहुंचेंगे। मतलब अगर माइनस के 3,5 की बात करें तो वो यहां आएगा, जो कि द्वितीय चतुर्थांश है, सेकंड क्वाड्रेंट है। बी ऑप्शन अगेन
ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8th वाले की बात करते हैं। tan 45 प्लस cot 45 डिग्री का मान होगा। tan 45 डिग्री होता है 1, cot 45 डिग्री होता है 1, 1 प्लस 1 2, बे सबके ही बी ऑप्शन आंसर आ रहे हैं कमाल की बात यह है, टेंशन मतलब सब सही है बी ऑप्शन आंसर आ रहे हैं लकीली। और ये तो सिंपल टेबल वाला क्वेश्चन है। 45 डिग्री सबको पता होता है, नहीं पता तो टेबल बनाना मैंने सिखाया है आप लोगों को, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बनाएं, त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाएं, लर्न एंड शेयर टाइप करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। देखो cos 90 माइनस 48 डिग्री, cos 90 माइनस ए एक फॉर्मूला है ये आपको अगर याद हो तो, cos 90 माइनस ए होता है sin ए के बराबर, तो ए की जगह फिलहाल क्या है 48, तो sin 48 हो जाएगा बेसिकली, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान प्रश्न है, जितने भी मैंने देखे ना अब तक उनमें सबसे आसान मेरे को तो यही लगा। निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है, कौन सा माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है, अब यहां पे मिसप्रिंट है एक्चुअली माध्य ज्ञात करने के सूत्र होते कौन कौन से हैं, एक तो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, मैं लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं। सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है एक होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन या सिग्मा एफ जो भी आप बोलो, एक होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ या एन कह दो, एक होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में एन इंटू में एच। अब इन चार में से जो दिख रहे हैं वो तो माध्य ज्ञात करने के सूत्र हैं, जो नहीं दिख रहे वो नहीं है। अब जैसे ये तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, ये भी है, लेकिन यहां और यहां उन्होंने गड़बड़ियां कर दी, यहां पर प्रॉपर लिखा नहीं है, बट्टे पूरे में लगा रखा है ऑप्शन आप, यहां पर सिग्मा एफ डी अपॉन एन कर रखा है, केवल ए लगाना भूल गए वो, तो कुछ कुछ मिसप्रिंट्स हैं, आप टेंशन मत लो। आप बस ये ध्यान रखो कि ये चार माध्य निकालने के सूत्र होते हैं अपने पास, और कोई सूत्र नहीं होता है माध्य निकालने का, सिंपल इन चार को ध्यान रखना है आपको। तो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट पे आते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा मिसप्रिंट आपके, चिंता मत करो, ये तो कभी कभी मॉडल पेपर्स में मिसप्रिंट आ जाता है, क्योंकि मॉडल पेपर के लिए कोई जवाबदारी नहीं होती इतनी, एग्जाम्स के लिए जरूर होती है। फिलहाल बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, भाई जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, सबसे अधिक बारंबारता जिसकी दिख रही है वो हमारा बहुलक है। यहां पर आप देखो बारंबारता माने एफ किसकी सबसे ज्यादा है, 4 8 6 2, 8 वाली बारंबारता सबसे ज्यादा दिख रही है, 8 वाली बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो बहुलक कौन सा हो गया, बहुलक माने एक्स के मान चेक करते हैं वो, ये नहीं कि एफ का मान देखोगे सबसे ज्यादा जो है वो बहुलक हो गया। बहुलक 8 नहीं होगा, 8 तो बारंबारता है, एक्स का मान होता है बहुलक, ठीक है। तो यहां पर बहुलक कितना हो जाएगा 7, सी ऑप्शन, ऐसे ध्यान रखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत फास्ट आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, भैया प्रायिकता नेगेटिव नहीं हो सकती, साफ साफ नजर आ रहा है, माइनस का 1.5 आप टिक कर दोगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, अपने को सही उत्तर भरना है, रिक्त स्थान में भरना है, और ये सेकंड क्वेश्चन शुरू हो गया अपना। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अब फिलिंग द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग 10th क्लास में हैं और 10th की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद 11th की तैयारी करने वाले हैं, तो लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन में आप लोगों को 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, कहने का मतलब सारी क्लासेस के सेपरेट बैचेस मिल जाते हैं। सारी क्लासेस के सेपरेट बैचेस में बहुत कमाल तरीके से आपकी स्टडी करवाई जाती है पूरे साल, जिसमें आप लोगों को होमवर्क तक दिया जाता है, मतलब होमवर्क का मतलब है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है एप्लीकेशन पे, वहां लाइव क्लासेस भी होती हैं। उसके अलावा आप लोगों को एक डाउट ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, ताकि पूरे साल आपको जो डाउट आए डेली 24 घंटे जब आपको पूछना है उस डाउट ग्रुप में, वो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें आप डाल सकते हो, और टीचर भी उस ग्रुप में जुड़े रहते हैं, वहां आपको उन टीचर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मौका मिल जाता है, वहां से टीचर आपको डायरेक्ट जवाब दे देते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का हमने डिजाइन किया है बैच, 10th क्लास के लिए भी है, 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, तीनों अलग अलग बैचेस हैं। आप उनमें से जहां भी सूट करते हैं, मतलब अगर 10th में आए ही हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 10th का ज्वाइन कर सकते हैं, 10th पास करने ही वाले हैं तो आप 11th का ज्वाइन कर सकते हैं,
आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन कहीं भी किसी भी क्लास में है तो 9th से लेकर के 12th तक एक्चुअली क्लासेस चलती हैं अपनी। 9th का भी बैच है, मैं बताना भूल गया, छोटे भाई बहनों को आप 9th भी ज्वाइन करवा सकते हैं। आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं अगर आपको और जानकारी चाहिए तो 8078696588 पर, या फिर 7852826325, इन दो नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। बहुत ही कमाल के बैच हैं एक्चुअली, आप लोगों की 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी हम लोग करवाते हैं, और काफी सारे सब्जेक्ट्स 10th क्लास के 5 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। साइंस, मैथ्स, सोशल, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कंप्लीट। 11th क्लास के भी 5 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश। 12th के भी ये 5 होंगे, और 11th 12th में तो आर्ट्स स्ट्रीम के भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, सब कुछ पढ़ाया जाता है अपने लर्न एंड शेयर के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिस भी क्लास का आप जानकारी लेना चाहते हैं। एकदम क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, मजा आ जाएगा। ऑफलाइन की कमी फील ही नहीं होगी, आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी टीचर ऐप से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, जूम पे मीटिंग्स भी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो अपने आज के सेशन पर रिक्त स्थान भरना है अपने को। फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, किस में होता है ये, कब होता है, संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो समीकरण निकाय का हल, अनंत हल होते हैं इसके। कितने सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल आते हैं इसके। तो यहां पर आप लिखोगे अनंत, है ना, आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, अनंत हो जाएंगे। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी इसका 7वां पद क्या होगा, 7वां पद निकालना है। ठीक है, ये तो वैसे ही निकाल लो, क्यों कैलकुलेशन करना फालतू, रिक्त स्थान ही तो बढ़ना है। 10 के बाद 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके बाद कितना आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, उसके बाद माइनस का 2 आ जाएगा। 2 तो कम होते जा रहे हैं ना, 10 में से 10 के बाद 8 हो गया, फिर 6 4 2 0 -2, तो क्या आएगा 7वां पद, माइनस का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मूले से भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, जैसा आपको ठीक लगे। रिक्त स्थान है तो इसमें कुछ खास कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, सीधा वैल्यू मतलब यहां लिख दो, उतने में काम हो जाता है अपना। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 10वें चैप्टर का। बाहरी बिंदु से वृत्त पर हमेशा 2 स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो, अधिकतम ये मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा। 7वें चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा 10वीं में जिसको ये सूत्र नहीं पता हो मेरे ख्याल से। अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, सबको पता होता है ये वाला सूत्र, तो बताने की जरूरत नहीं है। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, सिंपल। तो यहां का क्या आंसर आ जाएगा, साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो तुम्हारे को याद ही होगा। बंटन की माध्यिका क्या होगी, देखो माध्यिका निकालने के लिए क्या जरूरी होता है, जो भी आपके पास अंक दिए हुए हैं या जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ है उनको आप बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जमा लो, और उसके बाद जो एकदम बीच की वैल्यू है वो माध्यिका है, आपकी सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसको जमा लेते हैं हम लोग। जमाने के लिए भाई देखो क्या क्या है, सबसे छोटा मेरे को 3 नजर आ रहा है, उसके बाद 4 नजर आ रहा है, और 3 4 के बाद आएगा 5, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। अच्छा लाइन से ही है तो भाई ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। बीच में कौन नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है, 3 इधर हटाओ, बीच में 6 आ रहा है, तो माध्यिका क्या हो गई, 6 हो गई। दिमाग लगाना ही नहीं है, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनमें स्कोर नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, है ना। तो बड़ा आसान है, कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 आ गया, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, 1-1 नंबर के ही हैं। अभी तक जितने भी चल रहे हैं सब 1-1 नंबर के ही चल रहे हैं, बड़े क्वेश्चन बाद में आएंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्तम समापवर्तक 3 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं a और b है, इनका गुणनफल किया a इंटू बी, ये HCF इंटू LCM के बराबर आता है। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है। a इंटू बी का मतलब हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 180 के बराबर दे रखा है। HCF कितना दे रखा है इनका, 3 दे रखा है। LCM हमें निकालना है, तो बड़े आराम से LCM निकल जाएगा, 180/3 करोगे तो यहां गुणा से इधर भाग में लेके आ जाओ,
और आपका एलसीएम आ गया 60 के बराबर, 60 यहां पर आंसर आ गया 180/3। सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान। नेक्स्ट अगर बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है, भाग देकर के शेषफल ज्ञात करना है, तो सिंपल भाग लगा दो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें तो मेरे ख्याल से। एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, प्लस में 3x है, प्लस में 1 है, यहां भाग देना है हमें x माइनस 2 का। सिंपल डिवाइड है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अब भाग देंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसेस ये है कि इस वाले को इस वाले से भाग देके चेक करो, यहां क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर को जब x से डिवाइड देंगे तो क्या बचता है, x बचता है, तो यहां x आना चाहिए। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x। पता ही है तो आप लोगों को, बहुत बेसिक सा है। 2.3 प्रश्नावली में भाग सीखे हैं अपन ने काफी ज्यादा। माइनस कर दो, यहां माइनस साइन, यहां साइन चेंज, प्लस हो गया, ये कट गया। 3x और 2x मिलकर के 5x हो गया, और साथ में +1 हम एज इट इज उतार देंगे। अब जब आप 5x को x से भाग लगाओगे तो 5x बटे x 5 आ जाएगा। 5 यहां पर लिख दो आप, यहां +5 लगा दिया, और 5 इंटू एक्स 5x हो गया, और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। दोनों को घटाओगे तो ये कट गया, 11 हमारा आंसर बन गया, मतलब शेषफल बन गया। आंसर यही है फिलहाल, क्योंकि इसने शेषफल ही पूछा है, तो शेषफल कितना आ रहा है, 11। बड़ा आसान था ये वाला भी सवाल। आगे बढ़ते हैं। बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 में शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये हमने सीखा हुआ है। शून्यांकों का योग का सूत्र होता है बहुत सिंपल सा, माइनस का b बटे a, और शून्यांकों का जो गुणनफल होता है उसका सूत्र होता है सिंपल सा c बटे a। ये आपने 2.2 प्रश्नावली में सीखा हुआ है। मैंने पूरी किताब के जितने भी सूत्र हैं 10वीं के, इंपॉर्टेंट हो नहीं हो, सारे एक बार में एक वीडियो में करवा रखे हैं। पूरी कक्षा 10 गणित के सभी सूत्र करके एक वीडियो है, आप लर्न एंड शेयर वाला वो वीडियो जरूर देखें। उसमें पूरी किताब के सारे सूत्र करवा रखे हैं, आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम टाइम में या नॉर्मल टाइम में भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहां से उस चैप्टर के फॉर्मुलेज देख सकते हो, सारे करवा रखे हैं, बहुत हेल्पफुल है। तो ये फॉर्मूला भी वहां पर है, सारे फॉर्मुलेज ही हैं, यही क्या सारे मिल जाएंगे। तो फिलहाल यहां से अगर अपन ध्यान दें तो इस बहुपद में आपको a नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b नजर आ रहा है x का गुणांक माइनस का 6, और c नजर आ रहा है 7। ये हमारे पास a b c नजर आ रहा है। तो माइनस का b बटे a का मतलब है माइनस का -6 बटे a माने 1। आंसर आ गया प्लस का 6। ऐसे ही c बटे a की बात करें तो c का मतलब है 7, a का मतलब है 1, तो आंसर आ गया 7। मतलब शून्य अंकों का योगफल तो 6 है और गुणनफल 7 के बराबर आ रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। बहुत सिंपल सा है। अद्वितीय होती है जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो उसकी कंडीशन होती है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये भी आपको सूत्र वाले वीडियो में मिल जाएगा, या फिर लर्न एंड शेयर के एप्लीकेशन पे देखोगे तो पूरी किताब के सूत्र एक साथ रखे हुए हैं वहां पीडीएफ फॉर्मेट में, आप वो भी देख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 में मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, यहां भी माइनस के b बटे a से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां भी माइनस का b बटे a सूत्र काम करता है, तो माइनस का b बटे a से योगफल तो निकल जाएगा। a का मान 2 है, देखो यहाँ a का मान दिख रहा है 2 और b का मान दिख रहा है 3। b मतलब x का गुणांक, a मतलब x स्क्वायर का गुणांक, तो यह आ जाएगा माइनस का 3/2। माइनस का 3/2 यहां पर मूलों का योगफल आएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र, सारे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं 10वीं उनको ये सूत्र तो पता होता है श्रीधराचार्य वाला। ऐसा हो नहीं सकता कि उनको ये सूत्र नहीं पता हो। b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, प्लस नहीं होता, सॉरी, अपॉन में 2a हो जाएगा अंडर रूट लेकर के, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये सूत्र सबको याद रहता है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं रहता होगा, ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको याद ना रहे, है ना। किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। ये अपने 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि ये एक त्रिज्या है और ये एक स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। भले ही स्पर्श रेखा यहां पर आ जाए और त्रिज्या इस तरह से हो,
तो भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, फिक्स्ड है ये। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्रीज का। ठीक है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठे क्योंकि इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, केवल क्वेश्चंस के मिलेगा। सॉल्यूशन में मिटाता जा रहा हूं क्योंकि उसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा फिलहाल। निर्देशांक 4,3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। भुज का मतलब होता है ये एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक को भुज बोला जाता है, तो भुज हो गया आपका 4। वाई निर्देशांक को कोटि नाम दिया जाता है, तो वो हो गया अपना 3। बड़ा आसान सवाल था। मान ज्ञात करना है cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का। ये तो आपको त्रिकोणमितीय मानों की सारणी आपको पता होनी चाहिए कैसे बनाते हैं, वहां से देख करके cos 30 डिग्री अगर आप चेक करोगे तो वो अंडर रूट में 3/2 होता है, और साइन 60 डिग्री भी अंडर रूट में 3/2 होता है। दोनों को घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? फिलहाल इसका 0, शून्य इसका आंसर आएगा। बड़ा आसान सा था। इसकी बात करें अगर साइन 3x इज इक्वल टू 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं बच्चों? देखो बहुत आसान है ये वाला भी, ये भी उन मानों की सारणी से ही होगा। साइन 3x बराबर में 1 है, हमें उन सारणी में ये चेक करना है कि साइन वाला जो लाइन है वहां पर 1 कब आता है। साइन का मान 1 कब होता है? साइन का मान 1 होता है 90 डिग्री पर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 3x 1 को आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री। 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। इधर साइन है इसलिए साइन का ही कुछ वैल्यू यहां पर लिखेंगे आप। साइन से साइन कट जाएगा तो यहां पर आप कह सकते हैं 3x बराबर 90 डिग्री आएगा, और x का मान हो जाएगा 90/3 माने 30 डिग्री। ये हमारा x का मान हो गया। बड़े आराम से इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको जहां जहां कुछ डाउट हो वीडियो को पॉज कर लेना और उस टाइम उसको वापस से देख लेना, है ना। पॉज करके लिख लेना शांति से। पूरा मॉडल पेपर करवाना है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड ले रहा हूं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आराम से ली जा सकती है मेरे ख्याल से स्पीड, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन ईजी हैं, काफी ईजी क्वेश्चन हैं। आगे बात करते हैं, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए बड़ा आराम से मतलब ईजी सा नंबर दे रखा है। माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र मैं यहां पर लगाता हूं, सिग्मा x अपॉन n वाला लग जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 10 + 12 सिग्मा x, मतलब सबको जोड़ दो और फिर जितने भी लोग हैं उनसे भाग लगा दो। 5 लोग हैं तो 5 का भाग लगा दो। ये बन रहा है 20 और 20 40 और 1 50, 50/5 आंसर आ गया 10। सिंपल, 10 इसका माध्य आ गया। सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को एक बार उछाला है। भाई एक सिक्के को अगर एक बार ही उछाल रहे हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो चित्त और पट आने की संभावना क्या होगी? इसकी भी 1/2 संभावना है, इसकी भी 1/2 है। दोनों की आधी आधी प्रोबेबिलिटी है, 50-50% चांसेस हैं। बड़ा आसान प्रश्न, पहला उदाहरण था ये तो ये तो पहला उदाहरण है अपना, तो 15 चैप्टर का, कुछ बात ही नहीं है दम वाली इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग 4th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। थोड़े थोड़े धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन विधि क्या कहती है, कैसे करते हैं अपन? उसमें सिंपल डिवाइड देना होता है ना। मैं बता देता हूं आपको, और भी मॉडल पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। मैंने पूरी गणित की किताब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरी किताब के विद सॉल्यूशन, उसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है और वो फ्री पीडीएफ भी बच्चों को दी गई है। आप वो जरूर देखें वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और उसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि ये सारी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो कर लिए ना आपने तो किताब में कुछ बचेगा नहीं आपके लिए, है ना। बड़े आसान हो जाएगा 10th में आपका अच्छा स्कोर करना। तो जरूर देखें वो वाला वीडियो, मैंने बना रखा है ऑलरेडी, यूट्यूब पर है, लर्न एंड शेयर के चैनल पर है, आप देख सकते हैं। x² माइनस 90 और 144 का करना है, तो यहाँ पर 90 से भाग देंगे आप। एक बार जा रहा है, क्या बचा है यहाँ पर? ये बचा 4, 14 में से 9 गया, तो हमारे पास बच रहा है 5, 54 बच गया। 90 से छोटा बच गया, मतलब ये शेषफल है, आगे भाग नहीं जाएगा, तो हमें दूसरे तरीके से देना होगा। मतलब आगे और स्टेप्स करने के लिए नया भाग, यहाँ 90 लगा दोगे। फिर से एक ही बार जा रहा है, 54 आ रहा है, और घटाओगे तो ये बनेगा 6 और ये 36 आ गया। 36 54 से छोटा है, तो फिर से हमें नया
भाग देना पड़ेगा, यहाँ नया कुछ लगाना पड़ेगा। नया लगाओगे ये 54 यहाँ अंदर आ जाएगा, 54 एक ही बार जा रहा है अभी भी फिर से, है ना। 36 आ गया, घटाओगे तो कितना बन रहा है, 14 में से 6 गया तो 8 और यहाँ एक 18 ही बच रहा है। अभी भी 36 से छोटा आ गया, भाग तो नहीं ही जा रहा, तो हमें अगले स्टेप तक फिर से जाना होगा। अगले स्टेप तक जाओगे तो यहाँ 36 इस बार आ जाएगा अंदर और 18 दूना 36, पूरा पूरा भाग चला गया। अगर पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 आ गया, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है ये हमारा इस बार HCF बना। तो HCF निकल गया है, 18 इसका आंसर आ गया है। लेकिन आपको चरण कुछ लिखने होते हैं, स्टेप्स कुछ लिखने होते हैं। वो स्टेप्स आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप आप लिखोगे इसको देख करके, इसको देख करके स्टेप ये आएगा कि 144 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 54, 90 गुणा 1 प्लस 54, ऐसे स्टेप्स लिखने हैं। दूसरा ये स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जाम में लिखने हैं। ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये लिखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। सेकंड आपको यहां से मिलेगा 90 बराबर 54 गुणा 1 प्लस 36, 90 बराबर 54 गुणा 1 प्लस 36, ठीक है। थर्ड वाला स्टेप आपको यहां से दिख जाएगा। अलग अलग भाग जो दिए हैं आपने वो एक एक स्टेप की तरह काउंट किया जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 54 बराबर 36 गुणा 1 प्लस 18, 54 बराबर 36 गुणा 1 प्लस में 18, ये तीसरा नंबर। चौथे नंबर की बात करें अगर, तो ये लास्ट स्टेप है, 36 बराबर 18 गुणा 2 प्लस 0, 36 बराबर 18 गुणा 2 प्लस 0 आप लास्ट में लिख देंगे। अतः HCF बराबर 18। ये पूरा तरीका है इस प्रश्न को हल करने का। होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा प्रश्न, इसने कहा द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, हम बीच वाली टर्म को ब्रेक कर लेंगे, उससे निकाल लेंगे। जैसे x² माइनस का 2x माइनस का 15 है, हम इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, माइनस के 2x को ऐसे दो हिस्सों में कि जोड़ने या घटाने पे तो -2 आ जाए, है ना, और गुणा करने पर माइनस का 15 आ जाए। गुणा करने पर 15 कब कब आ सकता है, 5 और 3, और तो कभी आएगा नहीं। 15 एकम 15 होगा, लेकिन 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से -2 लाया जा सकता है। 3 -5 या -5 प्लस 3, जो भी आप बोलो, माइनस का 2 आ सकता है आराम से। तो यहां पर बन जाएगा आराम से माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लो, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x माइनस 5 बन जाएगा। इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 5 बन जाएगा। क्या बन रहा है फाइनल हमारे पास, x माइनस 5 और x प्लस 3। तो x माइनस 5 को 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे, x का मान यहां से प्लस का 5 आ जाएगा और x का मान यहां से माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गए। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं और शून्यक ज्ञात करते हैं। तो दो शून्यक आए, 5 एंड -3, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा आराम से करने लायक इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मुश्किल था नहीं। ये भी इजी क्वेश्चन है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। बल्कि एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरह का ही आया था लगभग, बस यहाँ 2x है, वहां x आया था। तो विलोपन विधि में कुछ नहीं करना, सिंपल होता है विलोपन विधि तो काफी ज्यादा। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि y का गुणांक बिल्कुल बढ़िया आराम से जोड़ने पर कट जाएगा सारे के सारे। x का भी हालांकि गुणांक समान है, तो विलोपन में आप इस दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो भी आंसर आएगा, घटाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। फिलहाल जोड़ लेते हैं, ज्यादा इजी लगता है अपने को जोड़ना। ये कटेगा, 2x मिलके 4x हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। x का मान आपका 8/4 माने 2 आ जाएगा। x का मान अगर 2 आ गया तो किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे मैं इसमें रख देता हूं, इसमें 2 इंटू 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 है ना। x का मान 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2 प्लस में y इज इक्वल टू 6, कितना बन जाएगा ये 4 प्लस में y बराबर में 6, तो y का मान आ जाएगा 6 माइनस 4 माने 2। y का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया और हो गया हल। बड़ा आराम से कर सकते हो, मतलब कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आपको तैयारी तो बहुत अच्छे लेवल की करवाई गई है।
आप इन क्वेश्चन को तो इजीली कर सकते हो, कोई मुश्किल काम है ही नहीं जो मॉडल पेपर में दे रखे हैं आपके, ठीक है। ऑफिशियल मॉडल पेपर है, सोचो आप इतने इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, बुक का ही क्वेश्चन है। 2x² + x - 6 = 0। गुणनखंड विधि ये कहती है कि बीच वाले में जो भी दिख रहा है, बीच में क्या है +1 x का गुणांक, इसके दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े कि जोड़ने या घटाने पर ये प्लस का 1 आ जाए, गुणा करने पर आपके पास आना चाहिए 2 × -6 - का 12, ये गुणा करने बनाना चाहिए। 12 कब कब आ सकता है? 12 × 1 भी 12 होता है, 6 × 2 भी 12 होता है, 3 × 4 भी 12 होता है। अपने काम का ये है क्योंकि 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से 1 बना सकते हो, 4 - 3, बाकी किसी को तो जोड़ के घटा के बना नहीं सकते आप, तो ये ले आप। तो यहां हो जाएगा 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर में 0, और शुरू के 2 में से कॉमन आ जाएगा कौन? 2x, तो बनेगा क्या? x + 2। लास्ट के 2 में से कॉमन आ जाएगा माइनस का 3, बनेगा क्या? x + 2 इक्वल में 0 चल रहा है, यहां पर x - 2 दोनों तरफ है और 2x - 3 है, इक्वल में वही 0 है। तो x - 2 को अलग 0 के इक्वल करो, 2x - 3 को अलग से 0 के इक्वल करो, यहां से x की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी और यहां से 2x = +3 होकर के x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो 2 हमारे पास इसके मूल आ गए बड़े आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं किया यहां पर तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? बड़ा आसान सा प्रश्न है। कितने पद हैं? आप मानोगे n पद है, ये हमारा nवां पद है, इसको an मान करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं इधर कर देता हूं, जगह है इतनी तो इसमें। an का सूत्र होता है a + n - 1 × में d, और ये है 205 an का मान। इसको an मान करके बड़े आराम से निकाल सकते हैं। भाई ये कितने नंबर का पद है? ये nवें नंबर का पद है, तो जितने नंबर का पद हुआ ये उतने ही तो पद हो जाएंगे। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। a का मान कितना? प्रथम पद 7 दिख रहा है, n हमें निकालना है, d का मान दूसरे पद में से पहले को घटा दो, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 6, ये हमारा d हो गया। तो ये हो गया 205 बराबर 7 + 6n - 6, ये हो गया 205 बराबर 6n + 1। इस 1 को भी आप इधर लेके आ जाओ माइनस में, तो ये 204 ही हो जाएगा, 205 में से 1 गया तो, और ये 6n हो गया, और n की वैल्यू हो गई 204/6। आंसर आएगा 6 × 18 6 × 4 = 24, 34वां पद है ये 205, या कह लो कि टोटल 34 पद हैं इस समांतर श्रेणी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा आसान सा प्रश्न था। एक और समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, 9वां प्रश्न। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 100 से शुरू होती है। 3 अंकों वाली संख्याओं की अगर बात करें अपन तो 100 से स्टार्ट होती है, वो 100, 101, 102, ऐसे बढ़ते 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 999 तक जाती है। लेकिन 7 से विभाज्य थोड़ी है सारी की सारी, हमें तो 3 अंकों वाली केवल उन संख्याओं से मतलब है जो 7 से डिवाइड हो रही हैं। 100 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो कौन होगा? देख लो, मतलब 100 होता है क्या, आपको अश्योरिटी हो जाएगी। 7 से डिवाइड दिया, 7 एकम 7, बचा कितना? 3, 0, 7 चौक 28, शेषफल क्या बचा? 2 शेषफल बच गया। इसका मतलब 7 में से 2 गया तो 5, 5 जोड़ो 105, सीधा 105 को काम में लो आप। 105 डिवाइड हो जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। देखो, तो ऐसे एक को डिवाइड देने से आइडिया लग जाता है नेक्स्ट वाला कौन सा आने वाला है। 2 शेषफल आया, मतलब या तो 2 इससे कम कर दो, 100 में से 98 नहीं काम किया तो उसमें 7 बढ़ा दो, 105 काम आ जाएगा। तो 105 कहने का मतलब पहला ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अगली कौन सी आएगी? और 7 जोड़ दो, 105 में 7 जोड़ोगे 112 आ जाएगा, और 7 जोड़ते जाओ, और आखिरी संख्या कौन सी होगी? 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है। क्या 999 है? चेक कर लो 999 है कि नहीं है। नहीं भी हुई तो हम इससे आइडिया ले लेंगे कि कौन सी होने वाली है ना। बार बार सबको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, बचा 2, 7 चौक 28, बचा 1, 9 यहां फिर से लो,
7 दूना 14, बचा 5, 5 घटाओ 999 में से 994, 994, ये आखिरी संख्या आएगी जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली यही संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। कितनी है? n संख्याएं हैं और ये हमारा n वहां पद है, ऐसा मानते हुए सॉल्व कर लो। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को किया था। कैसे? आप इसको an मान लो, an हमारे को दे रखा है मान लो 994, है ना। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वो किसके इक्वल है? 994 के इक्वल चल रहा है। a का वैल्यू हमारे पास है, पहला पद ये रहा 105, n हमें निकालना है, d हमारे को पता है 112 में से 107 घटाएंगे तो 7 आ रहा है d, और ये 994 आ रहा है। इसको हल करते ही n बड़े आराम से आपके पास आ जाएगा। कुछ बताने लायक नहीं है मेरे ख्याल से आगे, तो ये भी बुक का क्वेश्चन है, कोई बड़ा बात नहीं है। हमारी बुक के ही लगभग सारे क्वेश्चंस हैं और बड़े आसान प्रश्न हैं उनमें से भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। सेम क्वेश्चन यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में करवाया था मैंने, आप लोगों को यूट्यूब पे याद हो तो 4-5 दिन पहले ही करवाया है। सेम ही क्वेश्चन था, 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना था, 2:3 में विभाजित करना था। क्वेश्चन भी सेम आ गया तो आसान है ये। वैसे रचना 11th चैप्टर का क्वेश्चन है। अब रचना वाला तो मैं स्केल लेकर के तो आपको बता नहीं सकता, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं केवल इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। बाकी 3 ही वीडियो हैं 11वें चैप्टर के पूरे यूट्यूब पे मेरे। 3 वीडियो में पूरा चैप्टर करवा रखा है, आपको पहले क्वेश्चन में मिल जाएगा ये वाला तो, क्योंकि पहला उदाहरण भी यही है, पहला प्रश्न भी यही है 11.1 का। 5 सेंटीमीटर लंबा एक अपन ने रेखाखंड खींच लिया, 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है, तो 2 + 3 करना कितना आ रहा है? 5। तो यहां से एक नीचे न्यूनकोण बनाती हुई कोई लाइन खींचो, न्यूनकोण है, किरण खींची बेसिकली आगे तक जाती हुई, प्रकार को थोड़ा सा खोल करके आपने एक यहां से चाप काटा, एक यहां से, 5 बार करना है सेम खुला हुआ प्रकार से 5। क्यों? क्योंकि यहां टोटल 5 आया 2:3 का। इसको नाम दोगे a, इसको नाम दोगे b, तो ये a के बाद में a1, a2, a3, a4, a5 नाम दे दिया मैंने। ए से निकली है ना, ए एक्स किरण निकली है तो इसको ऐसे नाम दे दिए अपन। कुछ और नाम भी दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये नाम देना है। जो लास्ट वाला है उसको बी से मिला दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बस इतना है कि आपको अब समांतर रेखा खींचनी है। कहां पर? सबसे पहले कौन दिख रहा है? 2, तो 2 वाले पे मतलब यहां पे इसके समानांतर रेखा खींचनी है यहां पर। तो अपने आप ये अनुपात ये 2:3 हो जाएगा। बस समांतर रेखा खींचने के लिए सिंपल स्टेप्स होते हैं। प्रकार को अपन ने खोल करके इतना करा, सेम ऐसे यहां पर करा, इतना नापा, यहां से काटा चाप, ये होता है। तो रफली आइडिया दिया है मैंने आपको, बाकी आपको याद होगा। रचना तो सबको करनी आती है मेरे ख्याल से, तो ये कर सकते हो आप। फिर भी दिक्कत आए तो 11वें चैप्टर का जरूर वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने कॉपी पेन लेकर के सिस्टमेटिकली प्रकार से, पेंसिल से, स्केल से, इनसे समझाया है। तो आपको एक एक शब्द, एक एक बात समझ में आ जाएगी। वहां पर मैंने बोर्ड पे नहीं करवाया, उसको कॉपी पेन पे करवाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, साथ के साथ आप कर सको मेरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए का मान 3/4 दिया हुआ है, कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है। इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन यूपी बोर्ड वाले में भी आया था, बहुत आसान सा प्रश्न है। साइन ए का मान 3/4 है और साइन का सूत्र क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। आपको याद होगा, मैंने आपको याद करवाया था लाल कक्का से। साइन तो पहला वाला ही होता है, एल बटे के लंब बटे कर्ण। तो यहां से लंब बटे कर्ण 3/4 आ रहा है, तो लंब अनुपात कर्ण हमारे पास है 3:4। ये हमारे पास है 3:4, है ना। अब मुद्दे की बात यह है कि यहां से आप लंब क्या लिख लोगे? लंब आप लिख लोगे 3k और कर्ण आप लिख लोगे 4k। k लगाना जरूरी है क्योंकि अनुपात हटाते हैं तो x या k लगाते हैं हम लोग, तो उसलिए लगाया है। लंब और कर्ण आपके पास है तो आप ये वाला सूत्र लगाओ, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग मतलब 3k का वर्ग, आधार हमें निकालना है, वो हम यहां से निकाल लेंगे सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है तो निकल जाएगा। ये है कर्ण 4k का वर्ग। अब इसकी हेल्प लेकर के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे देखो कैसे होगा। ये होगा 9k² प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में 16k²। तो आधार का स्क्वायर कितना आ गया?
आधार का स्क्वायर आएगा 16 में से 9 घटा दो, डायरेक्ट लिख देता हूं 7k²। तो आधार कितना आ गया फाइनली, आधार हमारे पास आ गया इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट में 7k, भाई 7 पे तो अंडर रूट लग गया, के स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ये k आ गया सिंपल। आधार हमारे पास आ गया, लंब और कर्ण हमारे पास है। अब कॉस निकालने में कोई मुश्किल काम नहीं, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां पर आधार बटे कर्ण से आधार कितना, ये अंडर रूट में 7k, कर्ण कितना 4k, लगाओ, आंसर आ गया √7/4। सेम ऐसे ही tan निकालना है, तो tan का सूत्र है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3k, आधार कितना निकला √7k, आंसर क्या आएगा 3/√7। ये हमारा tan a का मान आ गया। तो बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। 8.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मतलब इस तरह के ही क्वेश्चन है सारे के सारे, उसमें इजी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मान निकालिए। मान निकालना आसान इसलिए है क्योंकि सिर्फ आपको टेबल की जरूरत है। तीसरा प्रश्न आ रहा है ऐसा जिसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी की जरूरत पड़ेगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके मान कितने होते हैं ये निकालने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा तीसरा प्रश्न आ रहा है, तो सोचो सारणी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो भी बना रखा है अलग से कि सारणी कैसे याद करें। 10 मिनट का वीडियो है, पूरी सारणी याद हो जाएगी आपको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मान रखता हूं मैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो बेटा tan 45 का मान तो वैसे सबको याद ही रहता है क्योंकि सबसे कॉमन मान है। tan 45 होता है 1, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर। cos 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट में 3/2, उसका हो जाएगा स्क्वायर। sin 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट में 3/2, उसका भी स्क्वायर। सबके मान जमा दिए केवल यहां पे, ये डायरेक्ट कट रहे हैं, प्लस से माइनस सीधा कट रहा है। आंसर क्या आएगा 2 × 1 माने 2। इतना आसान प्रश्न है, 2 नंबर फोकट गए हैं, 2 लाइनें लिखी 2 नंबर मिल गए। सोचो इतना आसान है, ये होता है स्मार्ट वर्क। आपको अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, नहीं तो गए 2 नंबर फ्री के। बड़े बड़े क्वेश्चनों में तो आप सोचोगे इतना बड़ा पेपर आया है, कुछ क्वेश्चन बड़े छोटे आते हैं, मतलब बड़े छोटे मतलब बहुत छोटे आते हैं, बड़े छोटे नहीं। ठीक है, चलिए सो माध्य निकालना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी, कुछ मुश्किल काम नहीं है। अरे भगवान कैलकुलेशन है इसमें तो यार, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन, मैं केवल हिंट दूंगा तुम्हारे को। प्राप्तांक को हम लोग x बोलते हैं, छात्रों की संख्या को f बोलते हैं, बारंबारता। तो x और f का अगर आपने बना लिया तो फिर बचा ही कुछ नहीं जीवन में टेंशन लेने को। यह है 25, फिर है 35, फिर है 45, फिर है 55 और फिर है 65। वैसे तो इसको कल्पित माध्य विधि से कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छात्रों की संख्या है 4, 28, कल्पित माध्य से ही कर लो वरना बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f से तो बहुत कैलकुलेशन होगी, आप कल्पित माध्य से कर लो। कल्पित माध्य विधि क्या होती है, a प्लस, कल्पित माध्य क्या, पग विचलन से कर लो बल्कि बहुत अच्छा, a प्लस सिग्मा f u अपॉन सिग्मा f इंटू में h, है ना। h मतलब वर्ग अंतराल, एक तरीके से कि अंतराल 10-10 का दिख रहा है ना, आप इसको ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो आप इससे अगर करना चाहो तो उसके लिए आपको a सोचना होता है, a होता है बीच में जो भी है उसको a मान लो, ये a हो गया हमारे पास। सबसे पहले u का कॉलम बनाते हैं हम, उसमें आपको याद होगा बहुत कॉमन सा विधि है, सबसे ज्यादा यही यूज आती है। एक f u का बनेगा, उसके बाद में u का बनाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, जिसके सामने आपने a माना है ना उसको सीधा 0 लिख दो, उसके बाद नीचे 1 2, ऊपर -1 -2 चलता है, याद आ रहा होगा आप लोगों को। u कैसे निकालते हैं, u का फॉर्मूला होता है वैसे, अगर u को ही सोचें तो u होता है x माइनस a अपॉन में h, ये u होता है। x माने 25, 25 में से घटाएंगे 45, a, फिर h मतलब 10 का गैप, h मतलब वर्ग अंतराल, अंतराल कितना चल रहा है मतलब 10-10 का चल रहा है, 25, 35, 45, 55, 65, 10 का गैप है, h की वैल्यू 10 है। f इंटू यू करना जरा बच्चों, 4 दूनी 8 हो गया माइनस का, 28 हो गया अगेन माइनस का ही, 42 गुणा 0 0 हो गया, ये हो गया 20 और 6 दूना 12 हो गया। ये हो रहा है 28 और 8 माइनस में जा रहा है 36 और ये प्लस में जा रहा है 32, तो माइनस का 4 बच रहा है मोटा मोटा, प्लस 32 माइनस 36 माइनस का 4 बच रहा है मोटा मोटा। अब यहां सूत्र में रख दो, ये हो गया 45
माइनस का 4 बटे सिग्मा एफ, टोटल कितना है ये सिग्मा एफ, मतलब एफ का अगर टोटल करना चाहें तो ये बनेगा हमारे पास 28 और 4 32, 32 और 42, 32 और 42 मिलकर के बनेगा 32 और 42 मिलकर के 74, 74 और 20 हो जाएगा 94 और 6 हो जाएगा 100, 100 आ गया सिग्मा एफ यू, मतलब सिग्मा एफ 100 आ गया, ये 100 आ गया, इनटू में एच की वैल्यू 10 है, इसको काट लो, ये बनेगा 45 माइनस 0.4 माने 44.6, 44.6 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हो माध्य, इजी है, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें भी, ठीक है। चलिए 14वें के बाद में 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का बड़ा आसान सा प्रश्न होता है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है इसमें, आपको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो। मैं इधर कर देता हूँ इसको, इधर थोड़ी जगह मैंने बना ली, या उधर भी बना सकते हैं, इधर ज़्यादा जगह है वैसे, इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा और बना सकते हैं जगह। हाँ देखो यहाँ से बड़े आराम से हो जाएगा काम। यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल यहाँ पर दिए हुए हैं और एक एफ दिया हुआ है, इतना ही चाहिए होता है, ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं होता। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, ये हो गया 10, फिर 35, फिर 52, 52, फिर 61, फिर 38 और फिर 20। अब यहां से बहुलक का सूत्र हम लोग पहले लिख लें तो इजी रहेगा। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। यहां पर L, F0, F1, F2 कहां से मिलते हैं? बहुलक वर्ग सेलेक्ट करने से मिलते हैं। बहुलक वर्ग क्या होता है? ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है? इसकी। तो ये बहुलक वर्ग है हमारा। इसकी मदद से सब कुछ निकलेगा। इसकी मदद से क्या क्या निकलेगा देखो, ये मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो निकलेगा ये है हमारा L, निम्न सीमा। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर वाले से शुरू करो, ये है हमारा F0, ये है हमारा F1 और ये है हमारा F2। तीनों के मान आ गए। एक चीज और बची, H होता है वर्ग अंतराल। 20-20 का गैप चल रहा है, सिर्फ मान जमाने हैं और कुछ नहीं करना है। यहां पर देखो कैसे, L का मान तो पता है 60 है यहां पर, प्लस में F1 का मान है 61, तो 61 माइनस 52 F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 61 माइनस 52 माइनस 38। ये कैलकुलेशन है सिंपल में, और इंटू में H मतलब 20 का गैप है तो 20 इंटू में। इसको सॉल्व कर लेना है, आराम से आंसर आ जाएगा। तो बहुलक तो बहुत आसान होता है, एक्स्ट्रा कुछ बनाना ही नहीं पड़ता टेबल में। माध्य निकालने टाइम तो फिर भी बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है, बहुलक के टाइम कुछ नहीं बनाना पड़ता। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 16वां प्रश्न है, एक थैले में 5 सफेद और 2 लाल गेंदें हैं। ठीक है, 5 सफेद हो गई, 2 लाल गेंदें हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देता हूं मैं 5 सफेद 2 लाल गेंद है। ठीक है, इसके बाद में इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफेद होगी या लाल होगी? देखो, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफेद गेंद के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5। कुल कितने हैं? 5 और 2 7। वही सेम अगर आप लाल गेंद निकालना चाहो तो उसकी क्या प्रायिकता आ गई? अनुकूल 2। कुल मिलाकर के 5 और 2 7। ये हमारे पास लाल की प्रायिकता आ गई। तो बड़ा आसान सा, प्रायिकता के तो वैसे ही बहुत इजी होते हैं, इसमें दिमाग ही कम लगाना पड़ता है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये पार्ट सी आ गया जिसमें आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो स्टार्ट करते हैं। 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 और 28 हो तो श्रेणी के प्रथम 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 61 पदों का योगफल मतलब S61 निकालना है, SN का सूत्र लगेगा।
Sn के सूत्र में आपको n की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वो तो है 61 पद हैं। Sn के सूत्र में आपको a और d की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। a और d डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन में। a और d निकालने के लिए हमें यह दिया हुआ है कि दूसरा और तीसरा पद 24 और 28 है। ये किस लिए दिया हुआ है? ताकि हम a और d का मान आराम से निकाल सकें। मैं निकाल देता हूं अभी, फटाफट से हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। अपने 5.32 प्रश्नावली में बहुत प्रश्न इस तरह के, आराम से कर सकते हो आप। दूसरे और तीसरे पद ये दे रखे हैं हमारे पास। nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अगर दूसरे पद की बात करें तो a2 वो होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू में d, और a3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d। दूसरा पद और तीसरा पद, दूसरा पद है a प्लस d, तीसरा पद है a प्लस 2d। ठीक है, ये दूसरा और तीसरा पद हो गया हमारे पास में। दूसरा और तीसरा पद 24 और 28 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका मतलब a प्लस डी का मान 24 दिया हुआ है और a प्लस 2d का मान 28 दिया हुआ है। दोनों को घटा दो, दो समीकरणें इजीली बन गई। यहां से दो समीकरणें बन गई, दोनों से हमें a और d के मान निकल जाएंगे आराम से, विलोपन विधि से। घटाओ, काम हो गया। घटाया क्यों? a का गुणांक समान था, घटाते ही काम हो गया हमारा। d में से 2d गया, माइनस का d बचेगा, इधर माइनस का 4 बच रहा है, माइनस से माइनस भी हटा ही लो तो d का मान प्लस का 4 मिल गया आराम से। a का मान निकाल लो, a का मान यहां से a प्लस डी 24 है तो a प्लस डी माने 4, वो 24 के बराबर है, तो a का मान आ गया 24 में से 4 गया तो कितना? 20 के बराबर, 20 के इक्वल आ गया। a की वैल्यू 20 मिल गई, d की वैल्यू 4 मिल गई। अब हमें जो निकालना है निकाल सकते हैं। 61 पदों का योगफल बोला गया है, S61 हमें निकालना है। यहां पर S61 निकालने के लिए Sn का सूत्र लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला है। n/2 मतलब 61/2, क्योंकि n का मान 61 है। 61 पदों का योगफल निकालना है। 2a का मतलब 2 इंटू 20 प्लस में n माइनस 1, 61 माइनस 1 इंटू में d कितना है? 4। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये 61/2 है, 20 दूना 40 हो गया, 60 को 4 से गुणा करोगे 6 चौका 24 हो गया, 240। तो 61/2 गुणा 280, इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताए भी हैं ऐसे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा वाला जो प्रश्न है ये भी बड़ा आसान है, इसका आप कर सकते हैं। 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं वो पहले देखो। 2 3 4 तो नहीं है, 5 है, फिर 10 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर 20 आएगी, बढ़ते 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 कितनी आ जाएगी? 101 से पहले 100 5 से विभाजित होता है। इसका योगफल निकालना ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, इजी क्वेश्चन है तो, है ना, आप आराम से निकाल सकते हो। n कितना है यहाँ पर? संख्याएं कितनी है पता होती है हमें, 25 संख्याएं हैं 5 से 50 नहीं, 25 भी नहीं है शायद, 5 से विभाजित वाली है ना, 5 चौका 20, 20 ही संख्याएं हैं तो टोटल। आप वैसे चेक कर सकते हो, an का मान हमारे पास 100 है, जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से कह सकते हो आप। भाई है क्या चीज यहाँ पर? a आपको पता है 5 है, d भी आपको पता है 10 में से 5 गया तो 5 है, लेकिन n नहीं पता ना। जब तक n नहीं पता चलेगा तो तब तक योगफल नहीं निकाल सकते, Sn नहीं निकाल सकते। n निकालने के लिए हमने इसको an मान लिया। वैसे तो पता है ये 20 संख्याएं हैं टोटल, लेकिन फिर भी फॉर्मूले में सिस्टमेटिक कर लो, है ना। a का मान हमने 5 ले लिया, n माइनस 1 और ये 5 हो गया, ये अपना 100 चल रहा है, ये 5 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 100 है, ये n इज इक्वल टू 100/5 हो गया 20। n की वैल्यू 20 हो गई, ये लो। अब S20 निकालना है, अभी किया पीछे वाले क्वेश्चन में, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहां से आराम से होएगा। n का मान 20, 2a, a का मान 5, n का मान वही 20, d का मान वही 5, इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म। ये है हिसाब किताब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में था ये भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे दो बिंदु है अपने को दे रखे हैं, अपने को ये दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु है -2,3 और -3,4। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात, ये लिखवाई हुई है मैंने। और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। तो वैसे ही x अक्ष पे कोई बिंदु मानना है तो x, 0, y अक्ष पे कोई बिंदु मानना हो तो 0, y मानोगे आप। ये ध्यान होना चाहिए। अब यहां से देख लो, बहुत आराम से हो जाएगा। यहां पर कोई एक बिंदु P मान लेते हैं हम लोग, जो x अक्ष पे है, जो x, 0 है, ये पॉइंट A है, ये B है। हमें दिया हुआ है कि PA बराबर है PB के। दूरी सूत्र लगेगा यहां भी, दूरी सूत्र वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट यहां भी, और सेम वही x2 - x1 का स्क्वायर। मतलब सूत्र तो वही लगेगा, आपको ऐसे सूत्र लगाना नहीं है, आपके समझने के हिसाब से लिख दिया मैंने तो यूं ही। वर्ग करोगे स्क्वायर भी हट जाएगा। मेन है दोनों के x निर्देशांकों को घटाओगे, y निर्देशांकों को घटाओगे, तो x माइनस का 2 का हो जाएगा स्क्वायर, y माइनस y 0 है फिलहाल, 0 में से गया 3, तो 0 - 3 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर में x माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस में 0 - 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी भाई, यहां से ये तो x + 2 हो गया, उसका होल स्क्वायर है, ये -3 का स्क्वायर 9 हो गया। आप रूट तो हटा ही दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ये मान लो यहां पर x + 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये बन जाएगा x² प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 4x प्लस में 9 बराबर में x का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 दूना 6x प्लस में 16। ये कट गया, 9 से 9 भी कट गया, 4 + 4x और ये 6x + 16, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, और ये 6x - 4x होगा, ये 4 - 16 होगा, तो ये -12 आ गया, और ये 2x हो गया। x का मान -12/2 माने -6 हो गया। यहाँ से इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसके आगे इसका बात करें तो बिंदुओं इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अपन देखें तो दो बिंदु दे रखे हैं, ये एक बीच का बिंदु है, किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमें बताना है इसमें। तो दो बिंदु मैं लिख देता हूं यहां पर। एक बिंदु है A मान लेते हैं, दूसरा बिंदु है B मान लेते हैं। 11,8 है और ये 1,3 है। ये 7,6 मान लो यहां पर, 7,6। इस पॉइंट को आप 8 नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बोला गया है कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये वाला बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम इसको K/1 मान लेते हैं। आपको याद होगा ये अपना 7.2 प्रश्नावली का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें बिंदु R के निर्देशांक का सूत्र पता है। बिंदु R के निर्देशांक क्या होता है भाई सूत्र, m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और कॉमा लगा करके वही m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सो बिंदु R के निर्देशांक है 7,6 इक्वल में k इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 11 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, k इंटू 3 प्लस में 1 इंटू 8 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है,
ये हो गया 7,6 इज इक्वल टू k प्लस 11 अपॉन में k प्लस 1, 3k प्लस 8 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे पहले वाला पहले वाले के बराबर करोगे, ये k प्लस 11 अपॉन में k प्लस 1 जो है वो इक्वल रहेगा 7k। क्रॉस कर लो आप, k प्लस 11 जो है ये इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स k प्लस 1k। ये है k प्लस 11 इज इक्वल टू 7k प्लस 7k। और यहाँ से इसको इस तरफ ले लो, इसको इस तरफ ले लो, तो ये 11 माइनस 7 और ये 7k माइनस k, 6 के तो ये हो गया, 4 ये हो गया, 4/6 आ गया k का मान। तो k बराबर एक तरीके से 2/3 आ गया, माने 2:3 आ गया अगर अनुपात के रूप में देखा जाए तो। फाइनली जो k का मान होता है उसको अनुपात के रूप में लिख दो, वही अनुपात रहता है जो पूछा गया होता है, बस वो मतलब अनुपात जो k:1 है, ये 2/3:1 है, इसको आप 2:3 भी कह सकते हो 3 से गुणा करने पर। ये छोटी क्लासेस में सीखा होगा आपने, अनुपातों को किसी भी संख्या से गुणा या भाग दिया जा सकता है, उस तरह से बनता है 2:3। तो मोटा मोटा बस इतना डायरेक्ट आप लिख दो, तो 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, सिंपल, काम खत्म उसके बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ खास ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। साइन 17 डिग्री बटे कॉस 73 डिग्री, 5 से गुणा, 2 से गुणा करके ये चीज़ें, 6 से गुणा करके ये चीज़ें। यहाँ एक काम की बात ये दिख रही है अपने को, 17 प्लस 73 90 डिग्री, 67 प्लस 23 90, 15 प्लस 75 90। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 8.3 प्रश्नावली आपको याद होगी, उससे ही प्रश्न बन रहा है। ये साफ सुथरा सिंपल प्रश्न है। क्या? साइन 17 डिग्री माने ये हो जाएगा 5 इंटू साइन 17, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन 17 को तो चलो साइन 17 ही रहने दो, ऐसा करो नीचे वाले को चेंज कर देता हूं। कॉस को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, कॉस 90 माइनस 17, भाई 73 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से 17 गए तो 73 बचते हैं, सिंपल। कॉस का कॉस, 73 को मैंने ये लिखा है। सेम ऐसे ही 2 गुणा, ये कॉस के अंदर 67 डिग्री चल ही रहा है और साइन के साथ में आप लिख सकते हो 90 माइनस 67। ऊपर नीचे जिसको भी चेंज करना हो कर लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। तो ऊपर वाले को भी चेंज करना चाहो तो ऊपर चेंज कर सकते हो, नीचे को चेंज करना चाहो तो नीचे को चेंज कर सकते हो। 23 को मैंने क्या लिखा है, 90 में से 67 गए तो 23 होता है, बस। ऐसे ही 6 गुणा साइन 15 तो है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कॉस 75 का मतलब है कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, 75 मतलब 90 माइनस 15, वो 75 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू साइन 17 डिग्री बटे में कॉस, सॉरी देखो कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर होता है। मैंने बताया था कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन 17 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ही 2 टाइम्स कॉस 67 तो है ही, ऐसे ही यहां पर साइन भी, साइन 90 माइनस ए कॉस बन जाता है, कॉस 67 हो जाएगा। जिसके भी 90 लग गया ना वो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस बदल गया, कॉस में था 90 से तो साइन में बदल गया, तो ऐसे ही कॉस में था तो साइन में बदल जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास में। फॉर्मूला क्या था, कॉस 90 माइनस ए साइन ए बन गया, कॉस 90 माइनस ए क्या बन गया, साइन ए बन गया। काट दो, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, बच रहा कितना है, 5 प्लस 2 माइनस 6, एक के बराबर आंसर आ रहा है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, आराम से हल कर सकते हो आप। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 19 के बाद नंबर लेते हैं 20 का, लेकिन 19वें में जो अथवा में प्रश्न है वो बड़ा खास प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही कमाल का प्रश्न है। इस क्वेश्चन को कई तरह से कर सकते हैं, ये प्रूव सिद्ध करने वाला प्रश्न है, कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन मैं एक अच्छा तरीका आप लोगों को बताता हूँ सिद्ध करने का, जिससे आपको सबसे कम स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई तरीका मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, है ना। इस क्वेश्चन का स्पेशली ये सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही खास क्वेश्चन है। देखो एक चीज आपको पता है कि अगर मैं कहूं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही बात है, तो है ना। मैं a का मान इस पूरे लाइन में मैं एक काम कर रहा हूं, मैं a की जगह रखूंगा साइन स्क्वायर थीटा
और b की जगह रखूंगा cos स्क्वायर थीटा, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, मैं ये रख रहा हूं यहां पर, ये हमें पता है। मैं a की जगह पूरी लाइन में sin स्क्वायर थीटा, b की जगह cos स्क्वायर थीटा रख देता हूं, उससे बहुत आराम से कमाल तरीके से आंसर आ जाएगा इसका। ना लेफ्ट साइड लेने की जरूरत, ना राइट साइड लेने की जरूरत। लेफ्ट राइट साइड लेकर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, ये हो जाएगा a का मान है sin स्क्वायर थीटा, b का मान है cos स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर हो गया। सेम ऐसे ही sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, b मतलब cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये हो गया sin की घात 4 थीटा cos की घात 4 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तो हमारे को एक तरफ चाहिए ही चाहिए, तो ये तो आप एक तरफ रख लो, साइंस की पावर 4 cos की पावर 4, बाकी सबको इस तरफ लेके आ जाओ। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 थीटा। ठीक है, सो ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हमारे पास इस तरफ की साइड यहां पर दिख रही है आपको, और इस तरफ जो लिखा हुआ है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा वो यहां पर दिख रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि हम आराम से सिद्ध कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ये तो फिलहाल 4 लाइनों में कर दिया मैंने, हालांकि जो दूसरे तरीके हैं वो थोड़े से बड़े हैं, उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो फिर यहां तक पहुंचोगे, लेकिन वो इससे डबल लंबाई का पहुंच जाएगा, 7-8 आई थिंक स्टेप्स में वो आएगा। इसलिए मैंने आपको सबसे छोटा तरीका बताया है इसको सॉल्व करने का, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। फिलहाल हम लोग अगला प्रश्न है माध्य ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान प्रश्न दिया है भैया, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो माध्य निकालना है, वर्ग दे रखा है, एफ दे रखा है, बहुत सिंपल से चीजें दी हुई है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो मैं इस तरफ करूं क्या, कहां करूं, यहां कर देता हूं। देखो वर्ग है और एफ है। वर्ग हमारे पास है 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर के 30 तक, 30 से लेकर के 40 तक, और 40 से 50 तक। ज़्यादा नहीं दे रखे, सिंपल इतने ही दिए हुए हैं। एफ दिया हुआ है 6, 10, 13, 7 और 4। ठीक है, ये एफ दिया हुआ है। और इसके बाद आप यहां पर वर्ग के मध्य में x निकाल लो आप। 0 से 10 का बीच में आ जाएगा 5, 10 से 20 के बीच में आता है 15, x मतलब मध्य बिंदु जो भी है। 20 से 30 के बीच में आएगा 25 आपका, 30 से 40 के बीच में 35 आता है, 40 से 50 के बीच में 45 आ जाता है। ये हमने x निकाल लिया। x निकालने के बाद आप क्या निकालते हो, u निकालते हो, और लास्ट में f इंटू यू निकाल देते हो। और फॉर्मूला जो है आपका अभी थोड़ी देर पहले किया ही है अपन ने, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में h, ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो u निकालने के लिए आपको पहले a पता होना चाहिए। a मतलब कल्पित माध्य, ये हम पग विचलन विधि यूज ले रहे हैं माध्य निकालने की, जो बहुत कॉमन है, सबको याद होगी, मुझे यकीन है पूरा पूरा। a निकालने के लिए आप मध्य बिंदु देखते हो x में, इस x में मध्य में कौन दिख रहा है वो आप a के लिए चुनोगे, तो ये आपका a हो गया। जैसे ही a मिल गया आपको, u आपको मिल जाएगा यहाँ 0, फिर नीचे 1, फिर 2, फिर -1, फिर -2। अब भी थोड़ी देर पहले किया मैंने। f इंटू यू मतलब 6 दूनी 12, माइनस का 12, 10 माइनस का 13 गुणा 0, 7 एकम 7, 4 दूना 8, ये आएगा देखो माइनस का 22 और 15, माइनस का 7 हो गया ये। ठीक है, मान रख दो बस यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। a का मान कितना है, a का मान है 25, माइनस का 7 है सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ मतलब f का टोटल कितना आ रहा है, इन सब का टोटल ये होता है देखो 30, तो ये हो गया 40 आ रहा है, 40 आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना, 40 आ रहा है। और वर्ग अंतराल कितना है, 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप दिख रहा है इन सब में, वर्ग अंतराल 10 का है। 10 से ये 0 से 0 कट गया, ये 25 माइनस ये बनेगा 1.75, तो ये आंसर आएगा 23.25। ये इसका माध्य आ गया। इस तरह से निकालते हैं हम लोग। इजी क्वेश्चन हैं, आराम से करने लायक क्वेश्चन है। स्कोरिंग है ये पेपर, काफी ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आप चाहें तो फुल मार्क्स आराम से आ सकते हैं इसमें, तो अगर ऐसा पेपर आ गया तो। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अथवा में बहुलक निकालने वाला प्रश्न है। बहुलक वाला मैंने बता दिया आपको, सेम टू सेम तरह का एक प्रश्न आया था बहुलक का। उसमें सूत्र हमने क्या यूज लिया था? हमने सूत्र यूज लिया था बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। एकदम सेम प्रश्न आ गया है फिर से। और यहां भी आप देखना चाहो तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, ये रही सबसे ज्यादा बारंबारता, तो यहीं से ये L मिल जाएगा। L हो गया 40, यहां से होता है F0, ये होगा F1, ये होगा F2। वैसे बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आ रहा है। सारे मान यहां रख दो। H का मान हो जाएगा 25 में से 10 गया तो 15, वो H का मान हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया अभी इसी मॉडल पेपर में, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा अपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना हमने 3.1 प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावलियों में डिटेल में सीखा हुआ है, फुल बनाया है ग्राफ। ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, इसके लिए आराम से सिस्टमेटिक बनाना है आपको। मैं एक बार बना देता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो कैसे। सबसे पहले तो 3x माइनस 5y बराबर में 1 है। इसके आप बिंदु निकाल लो। बिंदु निकालने के लिए आप x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रखते हैं इस तरह से। अपन y का भी रख सकते हैं, x का भी रख सकते हैं, जो मर्जी वो रख सकते हैं। देखो x का मान 0 रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 रखने पर ये खत्म हो जाएगा। y आएगा माइनस का 1/5। इतना गंदा आंसर तो मुझे नहीं लगता तुम लोग चाहते होंगे, है ना। इसलिए x का कुछ और मान रखो। 1 रख देंगे तो भी दिक्कत है, 1 माइनस 3 गड़बड़ होगा। 2 रख देंगे तो जरूर हो सकता है। x का मान 2 रख दो। ऐसे रफ में करना पड़ेगा। पॉइंट्स वाले आंसर आ रहे हैं तो मत लो। पॉइंट्स वाले नहीं लोगे, बिना पॉइंट्स वाले लोगे तो ज्यादा इजी लगेगा आपको, ज्यादा अच्छा आंसर मिलेगा आपको, है ना। तो x का मान 2 रखेंगे तो 3 गुणा 2 माइनस में 5y बराबर में 1, 3 दूना 6 है, माइनस का 5y बराबर में, ये 6 को उधर ले गए तो 1 माइनस 6 मतलब माइनस का 5 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 5 माने 1। y1 आ गया। y1 आ गया तो आप पॉइंट लिख सकते हो 2,1। पॉइंट क्या आ गया हमारे पास में? पॉइंट हमारे पास आ गया 2,1। ये एक पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आप x का कोई और मान रखो या y का रख दो। जरूर x का रखें, y का रख दो। y का मान 0 रखने पे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि y का मान 0 रख दिया, ये खत्म। x का मान 1/3 आ जाएगा। y का मान लेकिन 1 रखने पर बात बन जाएगी। आप y का मान 1 रख के देखो, देखो कैसे बात बन जाती है। y इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पर 3x माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ये हो गया 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 5। ये हो गया 3x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू हो गई 6 अपॉन 3 माने 2। पॉइंट क्या बन गया यहाँ से? पॉइंट यहाँ से बन गया 2,1। 2,1 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। सो पॉइंट हमारे पास आ गया है। इसके बाद अब हम 2 पॉइंट्स तो इसके आ गए हैं, 2 पॉइंट्स इसके निकालने पड़ेंगे दूसरे वाली समीकरण के। एक तो पॉइंट आया, अच्छा इससे भी 2,1 ही आ गया। अरे यार ये तो काम का ही नहीं निकला, ध्यान ही नहीं दिया अपन ने। सेम पॉइंट आ गया, ये कोई काम का नहीं है फिर। अपने सेम पॉइंट थोड़ी लेते हैं 2 बार, दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। कुछ और रखो, मतलब यहाँ पर कुछ और माने आप रख दो। y का मान चलो आप 1 रखा आपने, 2 रख के देखे तो नहीं आएगा, 3 रख के देखेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 रख के देखेंगे तो हो जाएगा। y का मान 4 रख दो। y इज इक्वल टू 4 रख देंगे तो ये बनेगा आपके पास 3x माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 1। 3x इज इक्वल टू 21 और x की वैल्यू 7 आ गई, 21/3। तो पॉइंट क्या बना? 7,4। ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास। अब बात करेंगे दूसरी समीकरण की। इस वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इसके भी 2 पॉइंट्स निकालने हैं, इसके इजीली आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है इसकी शक्ल देख के। एक बार x का मान 0 रख दो। x का मान 0 रखेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 0 माइनस y इज इक्वल टू 3। तो माइनस y इज इक्वल टू 3 हो गया, तो y की वैल्यू -3 आ गई। पॉइंट क्या बना? 0, -3। x, y लिखते हैं हमेशा। यहां भी x, y लिखा था 7,4। यहां भी x पहले फिर y बाद में। हमेशा x, y लिखना है, तो फिक्स है।
0,-3 आ गया। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 रख सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू 0 रख देंगे अगर तो x 3/2 हो जाएगा। पॉइंट्स में नहीं चाहिए हमारे को, तो हम y की वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2x - 1 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 + 1 हो जाएगा, -1 इधर जा करके, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट क्या बना? 2,1, 2,1। ठीक है, 2 पॉइंट इसके मिल गए, 2 पॉइंट इसके मिल गए। अब अपने को ग्राफ बनाना है, सिंपल स्टेप्स हैं। ग्राफ बना देता हूं मैं, इधर बना देता हूं, जगह नहीं बची उधर। तो पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा भैया, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अरे राम, इतने तो याद ही नहीं रहेंगे मेरे को। 2,1 तो चलो दोनों का पॉइंट हुआ, एक 7,4 है, एक 0,-3 है। 7,4 0,-3, 7,4 0,-3, एक 2,1 और एक 2,1। ये पॉइंट्स आए थे, ये पहले वाले के हैं, ये दूसरे वाले के पॉइंट्स आए। ठीक है, चलो अब तो ग्राफ बनाना है, कुछ खास काम नहीं बचा, बना दो ग्राफ। हमें 7 तक जाना है, 7 तक बड़े आराम से जा सकते हैं। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, मतलब चला जाएंगे माइनस में भी। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, सेम ऐसे ही माइनस में भी जा सकते हैं यहाँ भी। तो -1 -2 -3 -4 यूँ चल सकते हैं। आप तो सबसे पहले ये बनाओ, 2,1 कहाँ पर है? 2,1 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, मतलब यहाँ आएगा 2,1 पॉइंट। ऐसे ही 7,4 पॉइंट कहाँ है? 7 यहाँ पहुँचे, 4 यहाँ है, तो ये 7,4 यहाँ आ गया। 7 फिर 4, ये एक आई अपने पास लाइन। इस तरह से जब अपन इसको मिला देंगे तो एक लाइन हमारे को ये मिल गई, एक लाइन तो ये आ गई, जो कि है 3x - 5y = 1। दूसरी लाइन बनाने के लिए मैं दूसरा कोई कलर यूज ले लेता हूँ। एक तो 2,1 ही बनाना है, एक 0,-3 बनाना है। 2,1 तो यहीं पर है, 0,-3 मतलब यहाँ पर। x की वैल्यू 0, y -3। मिला दो इसको, और कुछ करना नहीं है। मिलाया तो ये दूसरी लाइन आ गई। दूसरी लाइन आप लिख दो यहाँ पर, 2x - y = 3। ये जिस बिंदु पर दोनों लाइंस मिल रही है ना, वही उसका हल होता है। तो हल क्या हुआ? हल आया इसका 2,1, माने x = 2, y = 1। ये इसका हल आ गया। तो ऐसे ग्राफीय विधि की मदद से हम लोग हल निकालते हैं। ग्राफ प्रॉपर सिस्टमेटिक बनाना है। यहाँ x, यहाँ y, सब कुछ लिखोगे आप, पैमाना वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिख करके सिस्टमेटिक ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए 21 के बाद नंबर लेते हैं 22 का। अच्छा, अथवा में उसका ग्राफ बना दो या इसका बना दो, वो तो बात एक ही है। दोनों ग्राफ के ही क्वेश्चन हैं, तो अथवा वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, वही 2 पॉइंट्स इसके लो, 2 पॉइंट्स इसके लो और ग्राफ बना दो, आराम से हो जाएगा आप लोगों से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर ये कर चुके हैं अपन बच्चों। ये इसने लिखा है एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में विभाजन कीजिए। हमने 5 सेंटीमीटर वाले का विभाजन करके दिखाया था ऊपर। यहां पर बस ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो 2 ही नंबर का क्वेश्चन था। तो फर्क क्या हुआ? इसमें रचना के पद भी लिखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन। ऐसे तो रचना के पद भी लिखने पड़ेंगे अब आपको, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आ गया अभी, है ना। तो रचना के पद भी ध्यान रखने पड़ेंगे। 5 की जगह 10 सेंटीमीटर आ गया। एकदम सेम क्वेश्चन पहले आ चुका है इसी मॉडल पेपर में। कमाल की बात यह है, ये वाला 11.2 प्रश्नावली का प्रश्न है, ये भी रचनाओं से संबंधित है, लेकिन 11.2 का, वो 11.1 का है। 2 ही है प्रश्नावली यहां अपने पास में। पढ़ देता हूं मैं एक बार। ये क्या है? AB बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, बिंदु B को केंद्र मानकर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए तथा इस वृत्त पर बिंदु A से स्पर्श रेखाएं खींचिए। बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपने 11.2 पढ़ी है तो। क्या करना है? AB 5 सेंटीमीटर खींचना है। मैं रफ आइडिया दे रहा हूं केवल, पूरा तो ऑब्वियसली नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि रचना से संबंधित क्वेश्चन है, तो ऐसे करवा पाना थोड़ा मुश्किल होता है बोर्ड पे। मैंने कॉपी पेन लेकर के सिस्टमेटिक समझाया हुआ है पूरा आप लोगों को, तो आप देखना जरूर। इसने कहा बिंदु B को केंद्र मानकर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। B को केंद्र माना और एक वृत्त खींच दिया। कितना? 2.2 सेंटीमीटर लंबाई का खींचा है वृत्त, कोई दिक्कत नहीं है। ये खींच दिया मैंने वृत्त।
आगे, इस वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं खींचिए। इस वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं खींचनी है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो कैसे खींचेंगे। यहां से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। क्या तरीका होता है स्पर्श रेखाएं खींचने का? तरीका यह होता है कि जो ए और बी दिख रहे हैं इसका लंब समद्विभाजक बनाओ। आधे ज्यादा आप प्रकार खोलो, ऊपर एक चाप काटो, नीचे एक चाप काटो, यहां से, फिर यहां से ऊपर एक चाप काटोगे, नीचे एक चाप काटोगे। जैसे ही इन दोनों को मिलाओगे ऐसा कुछ आएगा, यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। इसको केंद्र मानकर प्रकार की मदद लेकर के आप एक वृत्त खींच देना। आपने प्रकार की मदद लेकर के वृत्त खींचा तो ये वृत्त इस वाले को 2 पॉइंट्स पे काटेगा, दूसरे वाले वृत्त को। बस वही अपने काम के पॉइंट से वहां तक मिला दो आप, या उतना ही मिला दो, आगे तक भी छोड़ो आप, तो उतना मिला दो, उतने में ही काम हो जाएगा आपका। ये आपकी 2 स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी जो ब्लैक कलर में मैंने बनाई है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आराम से कर सकते हो आप कॉपी पेन लेकर के। पेंसिल मतलब कॉपी पेन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पेंसिल, स्केल और प्रकार चाहिए होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग माध्यक निकालना है इस बार, बारंबारता बंटन का, और अथवा में बहुलक निकालना है। तो जाहिर सी बात है हम तो बहुलक वाला करेंगे भैया, बहुलक आसान होता है, माध्यक का क्यों निकालें। बहुलक हम 2 बार ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तीसरी बार और निकालना है। बहुलक बता देता हूं पहले मैं माध्यक उसके बाद बताऊंगा, चलो, है ना। बहुलक बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना होता। बहुलक का सिंपल सूत्र है, क्या सूत्र है बहुलक का? बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये बहुलक का सूत्र होता है, ठीक है। सो अब यहां पर सब कुछ चेक करने का क्या तरीका है? सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? वो बहुलक वर्ग कहलाता है। मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर देता हूं रफली, बाकी इसको खड़े करके सॉल्व करोगे ज्यादा इजी लगता है अपने को। टेबल को खड़ा करके बना दोगे कॉपी में तो ज्यादा इजी लगता है दिखने में अपने को। सबसे ज्यादा बारंबारता है 12, ये है अपना बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको F1 बोलते हैं, उससे पहले वाले की F0, उसके बाद वाले की F2, और ये जो दिख रहा है आपको 40, ये हमारे लिए हो जाएगा L, निम्न सीमा। और H का मान तो क्लियर है आपको, अंतर 20-20 का दिख रहा है, 20-20 का गैप है, तो H की वैल्यू 20, बस मान जमाना है, करना ही कुछ नहीं है। L की वैल्यू कितनी? 40 प्लस में F1 माइनस F0, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 बटे में 2F1 मतलब 2 टाइम्स 12 माइनस F0 F2 10 6, और इंटू में H का मतलब हो गया 20। बस आंसर आ जाएगा इससे। इतना तो इजी होता है बहुलक वाला, बहुलक सबसे इजी है। उसके बाद माध्यक या माध्य जो भी आप मानो, लेकिन बहुलक सबसे इजी है। बहुलक दिखे तो छोड़ो मत उसको, वही करो, मैं तो कहता हूं, ठीक है। ऊपर वाला भी चलो देख लेते हैं। एक अपन माध्यक वाला प्रश्न एक भी नहीं किए हैं तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जगह की थोड़ी शॉर्टेज नजर आ रही है मेरे को माध्यक के प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरफ कर देता हूँ माध्यक वाला प्रश्न, वर्ग और F बना लेते हैं, ठीक है। यहां मैं बना देता हूं, ऐसा करता हूं, यहां लिख दिया है वर्ग और ये F चल रहा है। वर्ग है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85। ये हमारे पास वर्ग दिख रहे हैं, यही है ना। 85 तक है, नहीं 85 से 100 तक भी है, 85 से 100 भी है भैया। और F कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6, 20, 44, 26, 6, 20, 44, 26, 3, 1, 6, 20, 44, 26, 3, 1। माध्यक निकाल लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे निकालेंगे माध्यक। निकालने का कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अपना फिक्स स्टेप है CF निकालते हैं हम लोग। CF निकालो। CF कैसे निकालते हैं? ये एज इट इज लिख दिया 6, 6 प्लस 20 26, 26 प्लस 44 मिलकर के कितना बनेगा? 70, 70, ठीक है। 70 प्लस 26 बन जाएगा 96, 96 प्लस 3 99, 99 प्लस 100, माने इसका टोटल आ रहा है 100, जो कि कैपिटल N बोला जाता है। कैपिटल N बोल दो या सिग्मा F बोल दो, वो 100 आ रहा है। हमारे पास जो सूत्र होता है माध्यक निकालने का वो होता है L प्लस
n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h, ये सूत्र होता है। माध्यक निकालने के लिए L की जरूरत पड़ेगी, F की, CF की, इन सब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सब कैसे निकलते हैं? ये माध्यक वर्ग की मदद से निकलेंगे। माध्यक वर्ग कैसे सेलेक्ट करते हैं? माध्यक वर्ग सेलेक्ट करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी n/2 की वैल्यू की। n/2 कितना है? 100/2 माने 50, n/2 आया 50। अब आप CF वाली लाइन में देखो, 50 से जस्ट बड़ा कौन दिख रहा है? 50 से जस्ट बड़ा 70 दिख रहा है। ये तो ज्यादा बड़े हो गए, 50 से जस्ट बड़ा 70 दिख रहा है। इसका मतलब इस लाइन को पकड़ लो, ये हमारे माध्यक वर्ग हो गया। इसी में सब कुछ निकलेगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दें तो ये आपका L होता है, इसमें ये आपका F कहलाता है, और CF ये नहीं लेते हैं, CF ऊपर वाला लिया जाता है, ये आपका CF होता है, ठीक है। मान रख दो, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना हो रहा। L माने 40 प्लस n/2 माने 50 माइनस CF हमारा 26, F हमारे पास है 44, H हमारे पास है वर्ग अंतराल 15 का अंतराल दिख रहा है, 25 में से 10 गया तो 15। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया, खत्म बात। और ये और पक्की बात है, आंसर हमेशा आपका 40 से 55 के बीच में आएगा। यहां पर ये फिक्स है, जो आपने वर्ग सेलेक्ट किया है ना उसके बीच में ही आंसर आता है हमेशा। नहीं आ रहा मतलब कुछ गड़बड़ किया है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस आई थिंक हो गए हैं। कितने क्वेश्चंस हैं देख लेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 4 नंबर वाले भी। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर खत्म हो गया है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या दिक्कत आई, अगर कुछ परेशानी आई है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, बाहर के फ्रेंड्स हैं, कॉलोनी फ्रेंड्स हैं, उन सबको शेयर करें ताकि उनके भी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प हो सके। आपको अगर नोट्स चाहिए, लर्न एंड शेयर एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और नोट्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए और आपको नहीं पता कि कैसे लेना है, या ऐप चलानी नहीं आ पा रही है, किसी कारण से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 8078696588 या फिर 7852826325। नोट्स वगैरह कैसे लेने हैं, टेस्ट कैसे देना है, हर चैप्टर का सब कुछ आपको इस नंबर पे बता दिया जाएगा। फ़ोन करके आप पूछेंगे तो सारी जानकारी आपको दे देंगे आराम से। फ़ोन करने के तो कोई पैसे है नहीं, तो फ़ोन करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको बैच में ज्वाइन करना है, 10th क्लास के बैच में, 11th क्लास के बैच में, जिस भी क्लासेस के बैच में आपके भाई बहन किसी को भी ज्वाइन करना है, 9th से लेकर 12th क्लास के बैच में, वो भी फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।